विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वह कौन था? एपिसोड 2। उस रात जटाशंकर हुडा की आंखों में नींद जैसे गुम हो गई थी। क्राइम ब्रांच का सुनसान दफ्तर, बाहर अंधेरे में ठंडी हवा की सरसराहट और भीतर टेबल पर बिखरी केस फाइलें, हर पन्ना जैसे उनसे कोई अनकही बात कहना चाहता था। आधी बुझी कॉफी की महक हवा में तैर रही थी। घड़ी की सुई हर सेकंड की खामोशी चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। जटाशंकर की नजरें एक ही जगह अटक गईं, उस अपहरण की तस्वीरों पर। कौन हो सकता है इसके पीछे और क्यों? सवाल उनके जहन में ऐसे घूम रहे थे जैसे अंधेरे में कोई परछाई लगातार उनका पीछा कर रही हो। जटाशंकर ने ऑफिस के कंप्यूटर को ऑन किया और पुराने रजिस्टरों से जुड़े रिकॉर्ड खंगालने लगे। वे उन अपराधों की फाइलें ढूंढ रहे थे जो कभी न कभी थाने में दर्ज की गई थीं। उनकी नजर जिस नाम की तलाश में थी वह और कोई नहीं बल्कि मिस्टर प्रदीप तिवारी यानी प्रेरणा के पिता थे। अनुभव से जटाशंकर जानते थे कि कोई इतना बड़ा बदला तभी लेता है जब उसके पीछे अतीत का कोई गहरा घाव हो, ऐसा घाव जिसमें किसी ने कुछ ऐसा किया हो कि सामने वाले को उसकी कीमत चुकानी पड़े। उनके दिमाग में यह शक साफ था कि शायद यह घटना भी किसी पुराने अपराध से जुड़ी हो सकता है पैसों के बल पर उस अपराध के निशान मिटा दिए गए हों, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड ऐसा दर्पण है जहां छोटे से छोटा मामला भी कहीं न कहीं दर्ज रह ही जाता है। और जटाशंकर उसी दर्पण में छिपी सच्चाई खोजने निकले थे। जटाशंकर को ऐसा महसूस हुआ मानो प्रदीप तिवारी के अतीत का पिटारा अचानक उनके हाथ लग गया हो। कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक एक करके परतें खुलती चली जा रही थीं और तिवारी के बीते दिनों के कर्मों का लेखा जोखा सामने आता जा रहा था। हर नया दस्तावेज, हर पंक्ति जैसे उनके जीवन की कोई अनकही सच्चाई उजागर कर रही थी। जटाशंकर की आंखों में गहरी चमक उतर आई। अब रहस्य धीरे धीरे सुलझने लगा था। जटाशंकर हुडा ने जब प्रदीप तिवारी का अतीत खंगाला तो परत दर परत उसके जीवन की कड़वी सच्चाइयां सामने आने लगी। वह एक गरीब घर का बड़ा बेटा था जिसने युवावस्था में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी की थी, लेकिन यहीं से उसकी राह भटक गई। कंपनी के अकाउंटेंट ने उसके खिलाफ पैसों की चोरी की FIR दर्ज कराई थी। यह प्रदीप का पहला अपराध था, मगर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के तहत पहली बार और छोटे अपराध करने वालों को सजा की जगह परिवीक्षा दी जाती है, इसलिए जेल से वह बच गया। लेकिन 1 साल बाद ही उसके नाम दूसरा अपराध दर्ज हुआ, कॉलेज में घुसकर एक छात्र को बुरी तरह पीटना। मामला अदालत तक पहुंचा ही नहीं और इस बार भी वह बच निकला। इसके बाद भी प्रदीप के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हुईं, मगर हर बार गवाहों के अभाव में वह बरी हो गया। धीरे धीरे उसने खुद को सुधरता हुआ आदमी दिखाना शुरू कर दिया। उसने अपनी ही ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल ली और उसके बाद उसके नाम कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। लेकिन जटाशंकर को शक था, एक गरीब लड़का बिना मेहनत के इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बन गया। उनके अनुभव कह रहे थे कि यह तभी संभव था जब प्रदीप ने लोगों में ऐसा डर बैठा दिया हो कि उसकी मदद से वह दूसरों की कंपनी हड़प ले। अब अगला कदम साफ था, प्रदीप से सीधी पूछताछ, क्योंकि वही व्यक्ति था जो अपने अतीत के सच से जटाशंकर को रूबरू करा सकता था। साथ ही उसके मोबाइल की जांच करना भी जरूरी था ताकि पता चल सके कि अपहरण से पहले और उसके दौरान वह किन किन लोगों से संपर्क में था। चूंकि यह मामला अपहरण पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 3 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और हत्या के प्रयास से जुड़ा हुआ था, इसलिए जटाशंकर हुडा ने देर किए बिना मोबाइल कंपनी को एक आधिकारिक पत्र लिखा। उन्होंने उसी रात एक हवलदार को भेजकर रिकॉर्ड मंगवाने का आदेश दिया। शुरुआत में मोबाइल कंपनी ने देर रात रिकॉर्ड उपलब्ध कराने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब जटाशंकर हुडा ने मैनेजर को अपनी ठेठ हरियाणवी लहजे में समझाया तो बात सीधी दिल तक उतर गई। मैनेजर खुद फाइलें निकालने बैठ गया और कुछ ही देर में सारे रिकॉर्ड हुडा के हाथों में थे। उस समय हुडा ने मैनेजर से 2 टूक कहा था, रे मैनेजर,
यो केस पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज है और अगर पुलिस जांच में रुकावट डालेगा तो तन्ने भी अंदर करवा दूंगा। हुडा साहब ने पूरी रात फोन कॉल रिकॉर्ड खंगाले। उनकी नजर कुछ ऐसे नंबरों पर गई जिन पर न सिर्फ उसी दिन बल्कि पूरे महीने रोजाना 10 से 15 बार कॉल किए गए थे या कॉल आए थे। उन्होंने तुरंत उस नंबर की पूरी जानकारी मंगवाई और उसके मालिक की पूरी कुंडली निकलवा डाली। सुबह होते होते सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। अब बारी थी प्रदीप तिवारी से आमने सामने पूछताछ की। जटाशंकर हुडा ने तय किया कि वे खुद ही प्रदीप के घर जाएंगे। उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर दत्तात्रेय को साथ लिया और दोनों निकल पड़े। प्रदीप का घर किसी हवेली की तरह एक सूने मैदान में खड़ा था। पास ही एक भैंसों का तबेला था जिसमें कुछ गायें भी बंधी थीं। घर आकार में बड़ा था लेकिन उसका नजारा नागपुर का कम और उत्तर प्रदेश के किसी गांव का ज्यादा लगता था। घर के बाहर भैंसें आराम से जुगाली कर रही थीं। चारों तरफ गोबर बिखरा पड़ा था। केवल घर तक जाने का रास्ता ही साफ दिखाई देता था। जटाशंकर को कभी ड्राइवर से गाड़ी चलवाना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने खुद पुलिस की मारुति जिप्सी चलाई और मुख्य सड़क पर ही रोक दी। आगे वे पैदल ही हवेली के दरवाजे तक पहुंचे। गेट खुला हुआ था। बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे और एक बूढ़ा आदमी खटिया पर लेटा तेल मालिश करवा रहा था। वहीं कुछ पहलवान नुमा लोग हाथों में लाठियां लिए चौकसी कर रहे थे और 2 आदमी तो सीधे 2 नली बंदूक लिए खड़े थे, मानो इस घर पर कभी भी हमला हो सकता हो। जटाशंकर और सब इंस्पेक्टर दत्तात्रेय हवेली की बैठक में पहुंच गए। वहां प्रदीप तिवारी अपनी मां, पत्नी और एक अन्य आदमी के साथ बैठे थे। प्रदीप ने जटाशंकर को देखकर मासूमियत भरे अंदाज में पूछा, अरे इंस्पेक्टर, क्या बात है? तुम हमारे घर कैसे आ गए? उसका हाव भाव ऐसा था जैसे कोई घटना हुई ही न हो और वह खुद देश का राष्ट्रपति हो। जटाशंकर ने गंभीर चेहरा बनाए हुए सोफे पर बैठते हुए कहा, रे प्रदीप, वह खुद ने इतना बड़ा समझन की गलती ना कर, और मैं इंस्पेक्टर नहीं एसीपी हूं। तन्ने तो लाघय है कि तेरी बेटी की कोई चिंता ही ना है। कैसा बाप है रे तू? कल तो खूब रोया था, आज क्या हुआ? फिर उन्होंने ठंडे और गंभीर स्वर में आगे कहा, वैसे तुझसे कुछ सवाल पूछने हैं अकेले में, जरा मां और भाभी ने अंदर भेज दे। प्रदीप ने जैसा कहा था वैसे ही अपनी मां और पत्नी को अंदर भेज दिया। जटाशंकर ने गंभीर स्वर में पूछताछ शुरू की, प्रदीप, तन्ने के लागे है? किसने तेरी छोरी ने अगवा करा होगा? ऐसा कौन हो सके है जो तुझसे दुश्मनी निकालना चाहे है? प्रदीप ने दृढ़ता से कहा, मेरा कोई दुश्मन नहीं है और न ही कोई ऐसा है जो मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए मेरी बेटी को अगवा करे और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाए। जटाशंकर ने आंखें संकरी और पूछे, अच्छा, कोई ऐसा ना जिसने कभी तुझसे लड़ाई करी हो या कोई जिसे तूने नुकसान पहुंचाया हो? प्रदीप ने फिर सिरे से इनकार कर दिया। जटाशंकर ने गंभीरता बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, तो फिर कोई दोस्त होगा जिसने यूं सब कर दिया? बिना किसी वजह बस तेरी छोरी ने उठाया और लड़की पे कोई कुकर्म करने की बात न थी। इस पर प्रदीप चुप हो गया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, मुझे क्या पता वह कौन था? सब इंस्पेक्टर दत्तात्रेय ने धीरे से प्रदीप के कान में कहा, आमचे साहेब आहेत ना, एक कुत्रे आहेत, म्हणजे तुला माहित आहे ना ब्लडहाउंड कुत्रा कसा सुंघून गुन्हा शोधून काढतो आणि बेल्जियन मेनलिनोई ज्या फुर्तीने कारवाई करतो तसंच आमचे हुडा साहेब पण करतात. आणि जर्मन शेफर्ड माहीत आहे ना किती खतरनाक कुत्रा आहे, तसंच हुडा साहेब पण जेव्हा गुन्हेगाराला पकडतात ना तेव्हा सोडत नाहीत. तू समझला ना? चल बोल दे सत्य. प्रदीप ने सब इंस्पेक्टर दत्तात्रेय से 2 टूक कहा, मैं तुम्हारे साहब से नहीं डरता, जो पूछना है सीधे पूछो और मेरा समय न खराब करो. जटाशंकर ने उनकी बात सुनते ही गंभीर स्वर में कहा, प्रदीप भाई, प्रेरणा तेरी ही छोरी है ना, मुझे तो तेरे में न कोई चिंता दिखे सै न गुस्सो. चल यूं बता, कल किसी का फिरौती का फोन आया था कि या तू किसी तय बात करी थी? प्रदीप ने थोड़े भारी स्वर में कहा, मुझे किसी का फिरौती वाला कॉल नहीं आया और न ही मेरी किसी से इस संबंध में कोई बातचीत हुई. बस स्कूल से फोन आया था. प्रेरणा के अपहरण के बाद तुमने रात को उसे ढूंढ लिया. मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि मेरी बेटी घर आ गई. अब मैं क्या करूं?
कौन था, किसने अगवा किया, किसने क्या किया। जो भी बुरा होना था वह हो गया। अब मैं कुछ नहीं करना चाहता। मैं प्रेरणा को उसकी दादी के साथ गांव भेज दूंगा, वहीं रहेगी। जटाशंकर ने ध्यान से कहा, ठीक सै कि वह तेरी छोरी सै और तू जैसा चाहे वैसा कर सके सै, पर मैं पुलिस वाला होने के नाते कहूं सूं कि इस काम में तेरा कोई जानकार ही शामिल सै और वाह ही तय तय बदला ले रहा सै। मैं पत्ता लगा के रहूंगा कि वह कौन था। हवेली से निकलते समय जटाशंकर ने दत्तात्रेय से कहा, इस आदमी का फोन सर्विलांस पर रखो। कोई भी संदिग्ध कॉल आए उसे रिकॉर्ड करो और मुझे तुरंत सूचना दो। इसके बाद उन्होंने दत्तात्रेय को गाड़ी थाने ले जाने को कहा और खुद हवेली के आसपास पैदल ही निरीक्षण करते रहे। थोड़ी देर बाद जब धूप और तेज हो गई तो उन्होंने स्कूल जाने के लिए एक बाइक सवार से लिफ्ट ली। बाइक वाला उन्हें विलोब्रुक स्कूल के गेट पर उतार गया। जटाशंकर सीधे प्रिंसिपल अपर्णा देवी के कमरे में पहुंचे। अपर्णा देवी वहीं मौजूद थीं। उन्होंने जटाशंकर साहब को अंदर बुलाया और बैठने का इशारा करते हुए पूछा, तो एसीपी साहब, पता चला प्रेरणा को किसने अगवा किया था? जटाशंकर ने पूरे आदर के साथ उत्तर दिया, नहीं मैडम, अभी तो खोज की शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि यह सब प्रेरणा के पिता प्रदीप तिवारी के कर्मों का परिणाम है। किसी ने बदला लेने के लिए प्रेरणा को निशाना बनाया और उसके साथ यह घिनौना अपराध किया। आपको क्या लगता है? अपर्णा देवी ने गंभीर होकर कहा, वैसे ये भी हो सकता है कि जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो, मगर किसी ने उनकी दौलत के लिए भी यह सब किया हो सकता है। शायद इसी से पहले कि वो लोग फिरौती मांग पाते, आपने उन्हें धर दबोचा। जटाशंकर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हां मैडम, बस आप ही समझ सकती हैं कि प्रेरणा के साथ क्या हुआ है और वह कैसा महसूस कर रही होगी। लेकिन ड्राइवर और वह लड़का तो केवल मोहरे थे। असली साजिश करने वाला कोई और है। उसे ढूंढना अभी बाकी है, मगर अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं उस असली गुनहगार को जरूर ढूंढ निकालूंगा, चाहे वह कोई भी हो। जटाशंकर ने अपर्णा देवी से सहज लहजे में पूछा, वैसे क्या आप प्रदीप को पहले से जानती हैं? अपर्णा मैडम ने तुरंत सीधा सा इनकार कर दिया और बोली, नहीं, मैं तो उनसे केवल प्रेरणा की पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान ही मिली थी। जटाशंकर ने उनकी यह बात सुनी, सिर हिलाया और आदरपूर्वक विदा लेकर कमरे से बाहर निकल गए। उसके बाद पूरे स्कूल का बारीकी से निरीक्षण किया। करीब 1 घंटा वहां रुककर उन्होंने हर कोना देखा और फिर धीरे धीरे स्कूल से बाहर निकल गए। थाने पहुंचते ही उन्होंने दत्तात्रेय से पूछा, क्या फॉरेंसिक वालों और डॉक्टर साहब ने यह पता लगाया कि प्रेरणा के साथ कुकर्म करने वाला वही लड़का था या इसके पीछे कोई और भी शामिल है? दत्तात्रेय ने धीरे से कहा, हां साहब, और एक लिफाफा जटाशंकर के हाथों में थमा दिया। फिर वह धीमे स्वर में बोला, आपको डॉक्टर मधुकर सावंत ने बुलाया है, कुछ अहम बातें करनी हैं। इतना कहकर दत्तात्रेय चला गया। जटाशंकर साहब ने लिफाफा खोला तक नहीं और सीधे डॉक्टर से मिलने चल दिए। डॉक्टर अपने केबिन में किसी विशेष काम में डूबे हुए थे। जटाशंकर को देखते ही मुस्कुराए और बोले, क्या एसीपी साहब, पढ़ लिया आपने मेरी रिपोर्ट? जटाशंकर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आप ही बता दीजिए, क्या खोजा है आपने? डॉक्टर मधुकर ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने आज तक ऐसा अपहरण नहीं देखा जिसमें अलग अलग लोगों का खून शामिल हो। अपहरणकर्ता का खून और प्रेरणा के शरीर से मिला खून भी एक दूसरे से अलग है। जटाशंकर ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, डॉक्टर, जरा खुलकर सीधी भाषा में बताइए। डॉक्टर ने समझाते हुए कहा, देखिए, जो खून हमें ड्राइवर की गोली लगने की जगह से मिला था वह ड्राइवर के डीएनए से मेल नहीं खाता, यानी कि वह खून किसी और का था। फिर ड्राइवर का डीएनए हमें उस चिकन बिरयानी के पैकेट और अधूरी शराब की बोतल पर मिला, मगर ये दोनों भी आपस में मेल नहीं खाते। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, प्रेरणा का जो खून हमने डीएनए टेस्ट के लिए लिया और जो खून उसके पैरों पर लगा था वह भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इसका मतलब है कि प्रेरणा पर जो खून चिपका मिला वह उसका नहीं बल्कि किसी और का था। अब तक जितने भी खून के नमूने मिले हैं उनमें से कोई भी आपस में मैच नहीं करता, यानी ड्राइवर और प्रेरणा के अलावा और भी लोग इस खेल में शामिल थे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेरणा के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ।
उसके शरीर पर किसी तरह का निशान नहीं है और मेडिकल जांच ने यह पूरी तरह साबित कर दिया कि उसके अंग बिल्कुल सुरक्षित हैं। हां, लेकिन उसके खून से हमें आइसोट्रेटिनोइन नामक दवा के अंश मिले हैं। जटाशंकर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, ये क्या है डॉक्टर? कैसी दवा है ये? डॉक्टर मधुकर ने गहरी सांस ली और बड़े धैर्य से समझाना शुरू किया। आइसोट्रेटिनोइन एक बेहद ताकतवर दवा है जो विटामिन ए से बनाई जाती है। इसे हम तब देते हैं जब मरीज के चेहरे पर इतने गंभीर मुहांसे हों कि साधारण एंटीबायोटिक, क्रीम या लोशन काम ही न करे। यह दवा कैप्सूल के रूप में खानी पड़ती है। वे जरा रुके और फिर आगे बोले, ये दवा त्वचा पर कई तरह से असर करती है। सबसे पहले तो ये त्वचा में बनने वाले तेल को बहुत कम कर देती है। जिन ग्रंथियों से तेल निकलता है उनका आकार भी छोटा हो जाता है। मुहांसों को जन्म देने वाले जीवाणुओं की बढ़त रुक जाती है। और हां, यह मृत कोशिकाओं को भी जल्दी साफ करती है ताकि रोम छिद्र बंद होकर गड़बड़ न करे। जटाशंकर ध्यान से डॉक्टर की हर बात सुनते रहे। जटाशंकर ने डॉक्टर मधुकर की ओर देखते हुए कहा, अच्छा, ये दवा आखिर कब दी जाती है? डॉक्टर मधुकर ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, जब किसी को बहुत ज्यादा और लगातार मुहांसे हों तब ये दवा दी जाती है, खासकर तब जब उन मुहांसों से चेहरे पर गहरे दाग या निशान पड़ने का डर हो। और हां, जब बाकी सारी दवाइयां असर करना बंद कर दें तब यही आखिरी उपाय बनता है। फिर उन्होंने थोड़ी देर रुककर धीरे धीरे समझाया, लेकिन सावधान रहना पड़ता है क्योंकि इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। ये त्वचा और होंठों को बहुत ज्यादा सुखा देती है। नाक भी इतनी सूख सकती है कि उसमें से खून आने लगे। आंखें भी सूख जाती हैं। कुछ लोगों को सिर दर्द, थकान और धूप में जल्दी जलने जैसी परेशानियां हो जाती हैं। मधुकर की आंखों में अब और भी गहराई उतर आई। वे धीमे स्वर में बोले, और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर कोई महिला गर्भवती हो तो यह दवा बच्चे में जन्मजात दोष पैदा कर सकती है। यही नहीं, यह लीवर और खून पर भी असर डालती है। इसलिए इलाज के दौरान बार बार ब्लड टेस्ट कराना अनिवार्य होता है। कुछ मरीजों में तो मूड बदलने लगते हैं, चिड़चिड़ापन, बेचैनी और यहां तक कि डिप्रेशन तक देखा गया है। जटाशंकर डॉक्टर की बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गए, जैसे किसी केस की नई परत उनके सामने खुल रही हो। जटाशंकर ने डॉक्टर की ओर झुकते हुए पूछा, क्या इस दवा से शरीर में दर्द भी हो सकता है? डॉक्टर मधुकर ने गहरी सांस ली और विस्तार से समझाया, हां, बिल्कुल हो सकता है। आइसोट्रेटिनोइन, जिसे एक्यूटेन भी कहा जाता है, कि कुछ साइड इफेक्ट्स में मांसपेशियों का दर्द और जोड़ों में दर्द शामिल होता है। वजह यह है कि यह दवा शरीर के लिपिड मेटाबॉलिज्म और इन्फ्लेमेशन पाथवेज को प्रभावित करती है। असर से मांसपेशियों और हड्डियों पर दबाव पड़ सकता है। कई मरीजों को कमर दर्द, अकड़न या फिर सामान्य मांसपेशियों के दर्द की शिकायत रहती है। थोड़ा रुककर उन्होंने आगे जोड़ा, अक्सर ये समस्या तब बढ़ती है जब मरीज ज्यादा शारीरिक मेहनत करता है या लंबे समय तक यह दवा लेता है। ज्यादातर मामलों में ये दर्द साधारण होता है, लेकिन अगर दर्द बहुत तेज हो जाए, सूजन आए या शरीर में असामान्य कमजोरी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। बहुत ही दुर्लभ स्थितियों में यह दवा रहाब्डोमियोलिसिस जैसी गंभीर बीमारी भी पैदा कर सकती है, जिसमें मांसपेशियों की टूट फूट शुरू हो जाती है। डॉक्टर मधुकर ने अंत में कहा, संक्षेप में, हां, आइसोट्रेटिनोइन शरीर में दर्द का कारण बन सकती है, लेकिन हर मरीज को यह समस्या नहीं होती। जटाशंकर ने जिज्ञासा से पूछा, तो क्या हर किसी को यह शरीर में दर्द की शिकायत होती है? डॉक्टर मधुकर ने समझाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। अक्सर यह तकलीफ किशोर या युवा मरीजों में देखी जाती है, क्योंकि आइसोट्रेटिनोइन ज्यादातर उन्हीं को दी जाती है जब उनकी उम्र किशोरावस्था या शुरुआती जवानी की होती है और मुहांसे बहुत गंभीर हो जाते हैं। ऐसे मरीज, खासकर जो खेल कूद या शारीरिक गतिविधियों में ज्यादा सक्रिय रहते हैं, उन्हें मांसपेशियों और शरीर में दर्द की शिकायत अधिक होती है। डॉक्टर मधुकर ने बात को और गंभीर बनाते हुए कहा, और एक अहम तथ्य है,
सारे नमूनों में जो खून मिला है वह एक ही ब्लड ग्रुप O+ का है, जबकि प्रेरणा का ब्लड ग्रुप है B+। यह स्वाभाविक रूप से संभव ही नहीं। इसका मतलब साफ है कि यह खून कहीं से एक साथ जुटाया गया है, शायद किसी ब्लड बैंक से। यानी पूरी घटना दरअसल एक सोची समझी साजिश है जिसे ऊपर से अपहरण का रूप दे दिया गया है। जटाशंकर दफ्तर लौटे तो उन्होंने सबसे पहले दत्तात्रेय को आदेश दिया कि जाकर प्रदीप तिवारी को ले आए। इसके बाद उन्होंने आवाज लगाई और एक महिला इंस्पेक्टर को बुलवाया। नाम था कल्पना शिंदे। कल्पना शिंदे सांवली, दुबली पतली और आकर्षक चेहरे वाली महिला थीं। उनकी आंखों में एक गहरी कशिश झलकती थी। वे जैसे ही जटाशंकर के केबिन में पहुंची, जटाशंकर ने गंभीर स्वर में कहा, कल्पना, आप तुरंत विलो स्कूल जाइए और वहां से प्रिंसिपल मैडम को लेकर आइए। तब तक मैं क्राइम सीन का सुबह का निरीक्षण कराता हूं। कल्पना और दत्तात्रेय दोनों आदेशानुसार अपने अपने काम में लग गए। उधर जटाशंकर अकेले ही क्राइम सीन पर पहुंच गए। सुबह भी मिल का खंडहर भीतर से घोर अंधेरे में डूबा हुआ था। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल उसी जगह खड़ी की जहां पिछली रात ड्राइवर ने गाड़ी लगाई थी। इसके बाद वे पैदल ही मिल के अंदर घुसे। अब सुबह की हल्की रोशनी में उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने देखा कि वह कमरा जहां ड्राइवर और लड़का आपस में भिड़े थे, असल में एक खुला हुआ कमरा था जिसकी छत नहीं थी। उस कमरे को मिल की छत के पास बने रैंप से आसानी से निशाने पर लिया जा सकता था। जटाशंकर ने पूरी सतर्कता से रैंप का मुआयना किया। वहां खड़े होकर कोई भी व्यक्ति गोली चला सकता था और फिर भागते भागते दूसरी ओर निकल सकता था। अंधेरे में यह रैंप किसी भी इंसान की नजर से लगभग छिपा हुआ था, और अगर कोई काले कपड़ों में हो तो बिल्कुल भी दिखाई न दे। फर्श पर बने पुलिस के बनाए निशानों को देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि ड्राइवर और लड़के के गिरने की स्थिति से पता लगाया जा सकता है कि गोली किस दिशा से चली होगी। पिछली रात वे जिस जगह तक पहुंचे थे वह इस अनुमान से मेल नहीं खाती थी। उन्हें तुरंत समझ आया कि शायद खाली खोखा भी किसी ने योजना के तहत वहीं रख दिया हो ताकि गलत दिशा का आभास हो। उन्होंने ध्यान से उस लकीर का भी निरीक्षण किया जिसे देखकर पहले लगा था कि दोनों लाशों को घसीटा गया है, परंतु अब स्पष्ट था कि वह लकीर झाड़ू से बनाई गई थी। साथ ही आसपास 3 लोगों के जूतों के निशान भी दर्ज थे। सारा मंजर समझने के बाद जटाशंकर वापस क्राइम ब्रांच पहुंचे और अपने केबिन में करुणा और दत्तात्रेय को बुलाया। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, क्या प्रदीप और अपर्णा थाने आ गए हैं? कल्पना ने जवाब दिया। जटाशंकर ने दोनों को सामने बैठने का इशारा किया और गहरी आवाज में बोले, कोई 20 सालों में मुझे मामू बना गया। बड़ी चालाकी से एक सोचा समझा ड्रामा रचा गया और मैं जटाशंकर हुड्डा उस निर्देशक और लेखक की लिखी कहानी का किरदार निभाता रहा। कितनी आसानी से, कितनी होशियारी से उस शख्स ने मुझे बेवकूफ बना दिया। सोचो कैसे। जटाशंकर ने गहरी सांस लेकर सारी बातों को जोड़ना शुरू किया। यह खेल तो करीब 6 महीने पहले से ही रचा गया था। उसने गंभीर स्वर में कहा, महतरे की जांच से पता चला कि नया ड्राइवर मदन बसनेत असल में अनिल गुरुंग की सिफारिश पर रखा गया था। मदन नेपाल से सिर्फ 6 महीने पहले ही भारत आया था। उसके लिए आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस तक इसी सुनियोजित साजिश के तहत बनवाए गए थे। अनिल गुरुंग ने उसे नौकरी पर लगवाकर खुद नेपाल लौट जाना ही बेहतर समझा ताकि किसी को शक न हो। अनिल गुरुंग का गांव था लापची, जो चीन की सीमा पर बसा है। वहां से विशेष अनुमति लेकर कोई भी चीन पार जा सकता है। योजना के मुताबिक लापची से ही मदन बसनेत और वह लड़का नागपुर आए। पहले से तय साजिश के अनुसार मदन के दस्तावेज तैयार कर दिए गए और उसे नौकरी भी मिल गई। पुलिस ने भी उसके आधार कार्ड को देखकर संतोष कर लिया और गांव की जांच तक नहीं की। ठीक उसी योजना के तहत वह लड़का स्कूल की बस में हेल्पर बनकर आया और धीरे धीरे प्रेरणा से दोस्ती कर ली। उसने प्रेरणा को तरह तरह के सपने दिखाकर उसे अपने जाल में फंसा लिया। कोई भी उसकी उम्र की लड़की ऐसे सपनों में उलझ सकती थी। फिर उसके चेहरे पर मौजूद दानों, एक्नी का बहाना लेकर उसे दवा दी जाने लगी।
दवा की खुराक इतनी दी गई कि प्रेरणा पर उसका साइड इफेक्ट साफ दिखने लगा। सब कुछ तय था, अपहरण का दिन भी। उस दिन मिड ब्रेक में वही लड़का आया और प्रेरणा को स्कूल के पीछे के गेट से बाहर ले गया। फिर दोनों को योजना के मुताबिक किसी होटल, रेस्तरां या ऐसी जगह ले जाया गया जहां उन पर नजर न रखी जा सके। और शाम को ठीक 7:30 पर दोनों मिलके खंडहर पहुंचे, जैसा पहले ही योजना बनाई गई थी। सारी चालें इतनी साधारण और सीधी रखी गईं कि शक सीधा ड्राइवर पर जाए और उस टीचर पर जो रोज उसी बस में सफर करती थी। योजना इतनी चालाकी से बुनी गई थी कि यहां तक कि मैं, जटाशंकर हुडा, एक एसीपी होते हुए भी यही मान बैठा कि दोषी ड्राइवर ही है। ड्राइवर को पहले से हिदायत दी गई थी कि वह बार में जाकर महंगी शराब पिए और मोबाइल से ही भुगतान करे, ताकि उसका पीछा करने वाली पुलिस यह माने कि उसके पास अचानक इतना पैसा आया है तो जरूर अपहरण से। फिर उसे बार बार पुलिस को चकमा देकर घुमाना था और अंत में 7:30 के बाद मिल तक पहुंचना था। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था, और मैं अपनी ही चतुराई पर घमंड करता रहा, पर भूल गया कि कोई भी अपहरण करने वाला यूं ही बेवकूफी से सबूत नहीं छोड़ता। असलियत यह थी कि यह सब मुझे फंसाने की चाल थी। किसी ने ब्लड बैंक से खून मंगवाया और प्रेरणा के शरीर पर डाल दिया ताकि लगे कि वह घायल हुई है। ड्राइवर और वह लड़का भी नकली गोली से घायल किए गए थे। ठीक फिल्मों की तरह उनके शरीर पर खून का पैकेट बांधा गया था ताकि सर पर लगने से खून बहे और वे मरने का अभिनय कर सकें। जटाशंकर की आंखें सिकुड़ गईं। अब तस्वीर साफ थी, यह कोई साधारण अपहरण नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, और वह खुद इस खेल में मोहरा बना दिया गया था। उसी समय महात्रे कमरे में दाखिल हुआ और बोला, मैडम, अपर्णा आ गई है। जटाशंकर ने तुरंत करुणा को अपर्णा का बयान लेने भेजा और दत्तात्रेय को प्रदीप के पास। दोनों को सख्त हिदायत दी गई कि उनसे पूछताछ के दौरान इस अपहरण की एक पूरी कहानी लिखवाई जाए, और यदि वो लिखने से इनकार करें तो उनकी कॉल हिस्ट्री दिखाकर पूछा जाए कि इतने कॉल दोनों ने एक दूसरे को क्यों किए और उनका आपसी रिश्ता क्या है। करुणा जटाशंकर को साथ लेकर अपर्णा के पास गई। अपर्णा बदहवासी में बड़बड़ा रही थी। ये अपहरण मैंने नहीं किया है। वो लौट आया है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो बदला लेने आया है। अगर मुझे नहीं बचाया गया तो वो हम सबको मार डालेगा। इसी बीच जिस कमरे में प्रदीप से पूछताछ हो रही थी वहां भी वही हाल था। प्रदीप घबराकर वहीं दोहरा रहा था, वो लौट आया है, वो मुझसे बदला लेगा। जटाशंकर ने आदेश दिया कि दोनों को एक ही कमरे में कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए। वह और पूरी क्राइम ब्रांच टीम कैमरे पर दोनों की गतिविधियों पर नजर रखने लगे। ने प्रदीप की ओर झुकते हुए कहा, मैं तो पहले ही कह रही थी कि उसकी आत्मा भटक रही है, हमें उसे शांति देनी चाहिए थी, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, वो लौट आया है और बदला जरूर लेगा। प्रदीप ने गुस्से और घबराहट से अपर्णा को झिड़कते हुए कहा, कुछ मत कहो, पुलिस वाले हमें देख और सुन रहे हैं, चुप रहो, मैं सब फिर से ठीक कर दूंगा। उसे जाना ही होगा, हमें छोड़कर दूर जाना ही होगा। इतने में सभी ने कैमरे पर एक अजीब सा दृश्य देखा। कमरे में अचानक एक साए जैसा धुंधला आकृति प्रकट हुआ। वो प्रदीप के बिल्कुल पास आकर बैठ गया। प्रदीप उस साए को घूरते हुए कांपने लगा और बड़बड़ाया, तुम्हें जाना होगा, तुम अब नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हमारे खिलाफ। जटाशंकर घबराकर तुरंत कमरे की ओर दौड़ा और दरवाजा खोल दिया। अंदर सिर्फ अपर्णा और प्रदीप मौजूद थे, कोई तीसरा नहीं। लेकिन फिर सवाल उठता है, वो साया कौन था जिसे सबने कैमरे पर साफ देखा था? कहीं ये अपहरण की साजिश से भी गहरी कोई कहानी तो नहीं? पर सवाल अब भी वही था, वो कौन था? नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।
आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।